डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सबकी रूटीन ठीक रूप से चल रही है, आप लोगों की दिनचर्या ठीक रूप से पूरी हो पा रही है। बेटा मैं आपको जो नोट्स भेजती हूँ और ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये देखते हुए नोट्स पढ़ते हुए आपको कोई भी अगर डाउट्स आते हैं तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज हम टॉपिक करेंगे विषय वस्तु, समाज मनोविज्ञान का विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है कि समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं या ले सकते हैं। यानी जो समाज मनोवैज्ञानिक हैं वो किन चीजों का अध्ययन करते हैं। इसमें पहली बात तो बहुत ही स्पष्ट सी है कि जितने भी व्यवहार जिनका संबंध सामाजिक पहलू से हो वो सभी बातें समाज मनोविज्ञान में आ जाएंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, मनुष्य के व्यवहार का जितना भी संबंध व्यवहार के सामाजिक पहलू से होगा वो सारी की सारी बातें समाज मनोविज्ञान में आ जाएंगी। पर इसके जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, उनका निर्धारण करना एक मुश्किल काम है। समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु को सीमाबद्ध करना एक मुश्किल काम है। ये डिसाइड करना मुश्किल है कि उसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वो मुश्किल क्यों है? पहली बात, वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। उन अन्य शाखाओं से भी सामग्री लेना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो मनोविज्ञान की जो इतनी सारी और शाखाएं हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जैसे कि नैदानिक मनोविज्ञान, जैसे कि स्कूल साइकोलॉजी, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु का निर्धारण करने के लिए भी इन बाकी की शाखाओं से सामग्री लेना जरूरी है। यह हमेशा ठीक रूप से पूरा नहीं हो पाता, इसलिए समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु को सीमाबद्ध करना, सीमा में बांधना एक मुश्किल कार्य माना गया है। दूसरा कारण क्या है, क्यों मुश्किल है सीमाबद्ध करना इस विषय वस्तु को? वो ये है बेटा, दूसरा कारण कि समाज मनोविज्ञान अगर हम तुलना करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, परंतु इसके इतिहास में परिवर्तन और बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी समाज मनोविज्ञान में चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस की वजह से आज अगर हमें लगता है कि ये टॉपिक समाज मनोविज्ञान में शामिल होना चाहिए, तो हो सकता है 4 महीने बाद हमें लगे कि नहीं, वो टॉपिक तो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं शामिल होना चाहिए। इतनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं समाज मनोविज्ञान के इतिहास में, इसलिए इस बात का निर्णय ले पाना मुश्किल साबित हो रहा है कि क्या चीजें समाज मनोविज्ञान में शामिल की जाए और क्या चीजें शामिल ना की जाए। तो आइए बेटा, जितना भी हम समझ पाए कि विषय वस्तु में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, शामिल होती हैं, ये समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात है बेटा समाजीकरण। मैं रिपीट कर रही हूँ, समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है एक ऐसा प्रक्रम, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बच्चा समाज के नियमों को सीखता है, समाज के मूल्यों को, विश्वासों को, रीति रिवाजों को, मतलब एक समाज में रहकर किस तरीके से सही व्यवहार करना है, वो समाजीकरण कहलाता है। बच्चा ये बातें कैसे सीखता है, कैसे वो जान जाता है कि मंदिर में जाना है तो चप्पल उतार कर जाना है, कैसे वो सीखता है कि घर में कोई मेहमान आए तो उसे विश करना है, नमस्ते बोलना है। परिवार वाले सिखाते हैं, स्कूल जाता है बच्चा तो वो ये चीजें सीखता है, उसके मित्र उसे बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, तो ये अलग अलग लोग समाजीकरण में बच्चे की मदद करते हैं। और ये सारी बात, समाजीकरण से जुड़ी हुई बात, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत
शामिल की जाती है। समाजीकरण एक प्रक्रम है जिससे बच्चा समाज में रहते हुए उसके नियमों, उसके विश्वासों, मूल्यों, रीति रिवाजों इत्यादि को सीखता है और उनके अनुकूल व्यवहार करता है। ये था पहला पॉइंट, समाजीकरण। दूसरा पॉइंट है बेटा संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंध। संस्कृति होता है जैसे हमारी भारत की एक संस्कृति है, कल्चर है। व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व क्या है। तो संस्कृति व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है और व्यक्तित्व, लोगों का जो व्यक्तित्व है वो संस्कृति पर प्रभाव डालता है। इसमें व्यवहार भी बदलता है, इसमें हमारा आचरण भी बदलता है। हम लोग संस्कृति के अनुकूल व्यवहार करना सीखते हैं और जब बड़े रूप से काफी सारे लोग समूह में एक बात बोलते हैं तो संस्कृति में भी बदलाव आने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं आज का भारत आज से 50 साल पहले के भारत से डिफरेंट है, यानी भारत की संस्कृति में बदलाव आ रहे हैं। वो बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों के व्यक्तित्व में बदलाव आ रहे हैं। तो ये दो तरफा काम है, व्यक्तित्व से संस्कृति पर प्रभाव डालता है और संस्कृति से मनुष्य के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो इस सारी चीज का अध्ययन भी समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है बेटा समूह तथा समूह व्यवहार। समूह क्या होता है? बिल्कुल सही, समूह होता है एक ग्रुप या फिर एक झुंड। तो अकेले में किया गया जो व्यवहार होता है वो हमेशा अलग रहता है समूह में किए गए व्यवहार के कंपैरेटिवली, या अगर हम तुलना करें तो हम अकेले में जो व्यवहार करते हैं वो ग्रुप में किए गए व्यवहार से हमेशा अलग होता है। तो क्यों ये अलग होता है? क्या इसमें मनोवैज्ञानिक कारण छुपे रहते हैं? समूह की संरचना कैसे होती है, समूह का निर्माण कैसे होता है, समूह का मनोबल कैसे बढ़ता है, समूह की प्रभावशीलता कैसे बढ़ सकती है, इन सभी चीजों का अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। इसके साथ साथ वे ये देखते हैं कि भीड़ में जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हों वहां पर इंसान कैसे व्यवहार करता है। भीड़ और भीड़ व्यवहार। चौथा पॉइंट आ जाता है बेटा नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व में समाज मनोवैज्ञानिक ये पढ़ते हैं कि नेता अनुयायियों के व्यक्तित्व में और व्यवहार पर प्रभाव डालता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ग्रुप है और ग्रुप का एक लीडर है, वो लीडर पूरे ग्रुप के व्यवहार पर अपना प्रभाव डालेगा, अपनी छाप छोड़ेगा। परंतु सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रुप के लोग भी अगर मिलकर अपनी बात लीडर को कुछ बोलते हैं तो लीडर उसे अनसुना नहीं कर सकता। अगर वो ज्यादा अनसुना करेगा तो धीरे धीरे उसे लीडरशिप से हटा दिया जाएगा। तो लीडर अपने अनुयायियों पर प्रभाव डालता है और अनुयायी होते हैं जो लीडर को फॉलो कर रहे हो, ग्रुप के लोग। अनुयायी लीडर के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ नेतृत्व के प्रकार होते हैं। मान लो 3 लोग हैं, तीनों लोग लीडर हैं, तीनों का अलग अलग ग्रुप है। क्या वो तीनों लोग बिल्कुल सेम ढंग से नेतृत्व करेंगे? नहीं, हर इंसान अपने ढंग से नेतृत्व करेगा। तो जो नेतृत्व के अलग अलग प्रकार हैं, लीडरशिप के अलग अलग प्रकार हैं, वो भी प्रभाव डालते हैं कि समूह में जो सामाजिक अंतर क्रिया है, जो मेंबर्स, ग्रुप के जो सदस्य हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते हैं, वो कैसी अंतर क्रिया होगी, इस बात पर नेतृत्व का प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बात का अध्ययन भी समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा भाषा और संचार। भाषा हम सब समझते हैं, हमारी बोली, हमारी लैंग्वेज। संचार का मतलब होता है बातचीत। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? एक भाषा का उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो उससे हमारी अंतर क्रिया पर, बातचीत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाषा और संज्ञान का संबंध।
संज्ञान क्या चीज होती है? संज्ञान होता है बेटा समझ, सूझबूझ। इसमें हमारी कॉग्निटिव क्वालिटीज आ जाती हैं, दिमाग से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं आ जाती हैं। तो भाषा और समझ, भाषा और सूझबूझ के बीच में क्या संबंध है, ये सारी बातों का अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि एक एक ग्रुप में या एक देश में भाषा का विकास कैसे होता है, क्या क्या कारक भूमिका निभाते हैं भाषा के विकास में। ये सारी बातें आ जाती हैं समाज मनोविज्ञान के विषय वस्तु में। छठा पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट, प्रचार, जनमत और अफवाह। आप अगर ध्यान से ये वीडियो सुनेंगे बेटा, आपको पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। साथ साथ आप नोट्स बनाइए, जरूरत पड़े तो वीडियो दोबारा देखें। अगर वीडियो आपको 2 टुकड़ों में देखना पड़ रहा है तो 2 टुकड़ों में देखिए, पर ये सारी चीज करिए जरूर बेटा, नहीं तो आपका सिलेबस रह जाएगा। आप अगर कवर नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा क्या। इसलिए जरूरी है कि आप वीडियोस भी देखें, पूरे देखें और नोट्स भी पढ़ें। तो मैं आपको छठा पॉइंट बता रही हूँ बेटा, प्रचार, जनमत और अफवाह। प्रचार का मतलब होता है, जैसे हम टीवी पर ऐड देखते हैं, शैम्पू के ऐड देखते हैं, साबुन के ऐड देखते हैं, तरह तरह के हम एड्स देखते हैं, ये सारी चीज आ जाती है प्रचार में। दूसरा शब्द मैंने बोला जनमत। जनमत होता है ये लोगों की किसी मुद्दे को लेकर क्या धारणा बन रही है, क्या उनके विचार विमर्श है, ये सारी बात आ जाती है जनमत। जन यानी लोग, मत यानी उनकी धारणाएं और उनके विचार। तो पहला था प्रचार, दूसरा जनमत और तीसरा अफवाह। अफवाह आप समझते ही हैं। तो प्रचार के साथ साथ हमारी भावुकता जुड़ जाती है। कितनी बार देखते हैं हम, कोई ऐड आ रही है टीवी पे और हम बहुत रुचि से, इंटरेस्ट से उसे देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी भावुकता जाग रही है, संवेगात्मकता जाग रही है, उसे कहते हैं प्रचार और संवेगात्मकता। इसका अध्ययन भी समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। प्रचार के माध्यम से क्या किया जाता है, एक सुझाव दिया जाता है कि आप ये वाली साबुन खरीदें, ये ज्यादा अच्छी है बाकी साबुन के मुकाबले। तो एक सुझाव दिया जा रहा है दर्शकों को। इस प्रचार और सुझाव के बारे में भी समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। वो ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्रचार से हमारा नजरिया, हमारी मनोवृत्ति कैसे बदलती है, हमारा एटीट्यूड कैसे बदलता है। वो ये देखते हैं कि प्रचार के माध्यम से हमारी अभिप्रेरणा कैसे बदलती है, कैसे हम सोचते हैं कि ये चीज ना खरीद कर हम इस कंपनी की चीज खरीदें तो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें समाज मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और ये प्रचार के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके साथ साथ प्रचार के अलग अलग तरीके हैं। हम न्यूज़पेपर के माध्यम से भी प्रचार कर सकते हैं, टीवी के माध्यम से भी, हम मैगजीन में पैम्फलेट डाल सकते हैं, हम रेडियो के माध्यम से भी प्रचार कर सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया है प्रचार करने का। तो अलग अलग प्रचार के जो तरीके हैं, हम कई बार देखते हैं हीरो हीरोइन किसी चीज को प्रमोट करते हैं, तो कई बार हम देखते हैं ग्राफिक्स के, पिक्चर्स के माध्यम से किसी चीज का प्रचार किया जाता है, पोस्टर के माध्यम से। तो जो प्रचार के अलग अलग तरीके हैं, इनमें किसकी प्रभावशीलता ज्यादा है, किसकी कम है, इस बात का अध्ययन भी समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। बुरा प्रचार भी कई बार हम देखते हैं, जो अच्छा नहीं होता उसको रोकने के क्या तरीके हैं। अफवाह के मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, अफवाह क्यों पैदा होती है, फैलती क्यों है, हवा क्यों मिलती है अफवाह को। इस तरह की सारी चीजें समाज मनोवैज्ञानिक देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और भी इन चीजों का अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में बेटा मैं आपको एक पॉइंट और बताने लगी हूँ। कुछ और पॉइंट्स हैं जो विषय वस्तु में शामिल किए जा सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है बेटा, जो कि 7th पॉइंट है, अभिवृत्ति और संबंधित समस्याएं।
अभिवृत्ति क्या होता है, पहले तो समझने की ये बात है। अभिवृत्ति होता है बेटा हमारा एटीट्यूड, किसी भी चीज को लेके हमारा नजरिया क्या है। जैसे हम कई बार कहते हैं वो बहुत सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, यानी उसकी अभिवृत्ति या उसकी मनोवृत्ति पॉजिटिव है। कई बार क्या होता है किसी चीज की तरफ हमारी अभिवृत्ति पॉजिटिव है तो किसी चीज की तरफ नेगेटिव है, ऐसे भी हो जाता है। तो अभिवृत्ति और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन भी समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, इसमें आ जाता है अभिवृत्ति का स्वरूप, अभिवृत्ति का निर्माण, अभिवृत्ति का मापन, अभिवृत्ति का परिवर्तन, उसमें चेंजेस कैसे आएंगे, ये सारी बातें समाज मनोवैज्ञानिक देखते हैं। इसके साथ साथ एक चीज होती है अंतरवैयक्तिक आकर्षण। कई बार कुछ लोगों को हम पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को हम नापसंद करते हैं। ये जो अंतरवैयक्तिक आकर्षण से संबंधित समस्याएं हैं, ये सारी पसंद करना भी नापसंद करना भी, दोनों तरह की चीजों का अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं कि इसमें क्या क्या कारण होते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें होती हैं जैसे कि भेदभाव करना, जैसे कि रूढ़ियां, जैसे कि पूर्वाग्रह। ये टॉपिक्स आप आगे चलकर डिटेल में भी पढ़ोगे तब आपको आसान लगेंगे ये वर्ड सुनने। मैं रिपीट करती हूँ, भेदभाव से जुड़ी हुई चीजें हैं रूढ़िवादी और पूर्वाग्रह। ये सारी बात आ जाती है बेटा समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत। और इसमें हम हमारे कई बार कुछ अवांछनीय व्यवहार होते हैं, उनके बदलाव में भी समाज मनोवैज्ञानिक मदद करते हैं। तो बेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये वीडियो आप 2-3 बार देखिए, इससे आपको फायदा होगा, आपको बेहतर समझ आ जाएगा पूरा टॉपिक। और आप फिर इसे आप मेरे नोट्स के वर्ड्स में भी आंसर लर्न कर सकते हैं और अपने वर्ड्स में भी आप आंसर बना सकते हैं, पर समझने के बाद। ठीक है बेटा, अगला वीडियो बाकी के पॉइंट्स लेकर बनाऊंगी मैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।